हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग NCERT पॉलिटी क्लास 6 के MCQs। देखिए यहाँ पर हम दो चैप्टरों के MCQ कवर करेंगे। चैप्टर वन में हम यहाँ पर विविधता की समझ के बारे में जानेंगे। चैप्टर 2 में हम यहाँ पर विविधता और भेदभाव के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए आज का पहला प्रश्न है, भारत विविधताओं का देश है, हमें भारत में विविधता कौन कौन से रूपों में दिखाई देती है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर भाषाई एवं खानपान के रूप में। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप में। थर्ड है अमीर एवं गरीब के रूप में। यानी यहाँ बताना है कौन सा कथन इनमें सही है। देखिए देखा जाए तो हमारे यहाँ लगभग अपने भारत में यहाँ पर 1600 से ज़्यादा जो भाषाएं जो है यहाँ पर बोली जाती हैं। यहाँ पर विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न खान पान है, यानी कि लोग जो है तरह तरह के व्यंजन जो है खाने में यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ खान पान में भी विविधता है। आप लद्दाख वाले प्राणी का भोजन देख लीजिए, इसके अलावा आप केरल वाले व्यक्ति का भोजन देख लीजिए, दोनों के भोजन में जमीन आसमान का अंतर है। तो यानी कि हमारे यहाँ भाषाई स्तर पर भी हम यहाँ पर तमाम तरह की भाषाएं बोल रहे हैं, इसके अलावा हम तमाम तरह के खान पान भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही है। धार्मिक रूप में अगर हम देखें तो दुनिया में आपके 8 धर्म प्रचलित हैं और भारत में इन 8 धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पे भारत में रहते हैं। सभी की यानी 8 धर्मों के लोग यहाँ पर भारत में रहते हैं। इसके अलावा 8 धर्मों से जुड़ी हुई सभी की अपनी अपनी संस्कृतियाँ हैं, वो भी हमारे यहाँ पे विकसित हुई हैं। तो यानी हमारे यहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक बहुलता भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तीसरा ऑप्शन आपका ये है अमीर एवं गरीब के रूप में। देखिए अमीरी और गरीबी यहाँ पर जो है ये आपका विविधता का पहलू नहीं है, ये आपकी असमानता का पहलू है। अमीरी और गरीबी हमें ये बता रहा है यहाँ पर कि जो संसाधन है, संसाधनों का बंटवारा ठीक प्रकार से नहीं हुआ है, या फिर ये लोग जो है इन संसाधनों की पहुंच से दूर रह गए हैं, जिसकी वजह से इनके मध्य अमीर और गरीब की खाई क्रिएट हुई है। तो अमीरी और गरीबी हमारे लिए विविधता का पहलू नहीं है, बल्कि ये असमानता का पहलू है, यानी कि ये कहीं विविधता के पहलू में काउंट नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही है, तो केवल पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर बताना है आपका कि कौन सा कथन आपका असत्य है। यानी यहाँ पर आपको ये बताना है कौन सा कथन यहाँ पर आपका गलत है। पहला यहाँ पे ऑप्शन है आपका पुराने समय में यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। अगला ऑप्शन है आपका किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक कालक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर आपका जब एक पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति में आदान प्रदान होता है तो एक मिश्रित संस्कृति उभरती है। चौथा ऑप्शन है आपका पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न भौगोलिक स्थितियां भी विविधता को संपोषित करती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं वन बाय वन करके। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पुराने समय में जो लोग थे वो यात्राएं या तो खेती या बसने के उद्देश्य से या फिर नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए यात्राएं करते थे। तो ऐसे करके अपने साथ वो विभिन्न कल्चरों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते थे। अगले ऑप्शन की बात करें यहाँ पे बताया गया है कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक कालक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए सेकंड ऑप्शन जो है आपका गलत है। गलत होने का रीजन ये है कि कोई भी क्षेत्र हो और वहां पर उसका कोई ऐतिहासिक कालक्रम अगर रहा है तो उस क्षेत्र की जो विविधता है वहां पर उस ऐतिहासिक कालक्रम का प्रभाव उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, हमारे भारत में तमाम विदेशी आक्रमणकारी आए, कुछ ने जो है भारत से कुछ चीजें लूट कर ले गए, कुछ लोग जो थे वो भारत में बसकर रह गए। जैसे मुगल हुए, मुगल भी तो विदेशी हैं लेकिन मुगल जो है अपने भारत में बसकर रह गए। तो मुगलों ने अपनी संस्कृति में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया। यहाँ पर आप देखेंगे अपनी जो संस्कृत साथ में लेकर आए थे उस संस्कृत का विलय हमारे यहाँ भी कर दिया। तो यानी कि उससे क्या हुआ, हमारी विविधता और ज़्यादा यहाँ पर मजबूत हुई, हमारी विविधता और ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पर साफ साफ निकल कर आ रहा है कि ऐतिहासिक कालक्रम किसी क्षेत्र का होता है तो उस ऐतिहासिक कालक्रम में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसका प्रभाव उस क्षेत्र की विविधता पर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है कि जब पुरानी और नई संस्कृति का आदान प्रदान होता है तो वहां पर क्या मिश्रित संस्कृति उभरती है, यानी कि जब 2 संस्कृतियों का मिलन होता है तो वहां पर तीसरी संस्कृति निकलकर आती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है यहाँ पर पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न भौगोलिक स्थितियां भी विविधता को संपोषित करती हैं, यानी और बढ़ाती हैं, एनरिच करती हैं। अब देखिए विभिन्न भौगोलिक स्थितियां क्या हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहाड़ पर रहने वाला है, कोई यानी पहाड़ी इलाके में रहने वाला व्यक्ति है, कोई क्या है मैदानी इलाके में रहने वाला व्यक्ति है, या फिर कोई समुद्र तटीय इलाके में रहने वाला व्यक्ति है। तो आप देखेंगे इन तीनों व्यक्तियों के रहन सहन में, इनके खान पान में अंतर मिलेगा।
पहाड़ी व्यक्ति ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पहाड़ों पे सर्दी वगैरह ज़्यादा पड़ती है, तो ऊनी कपड़े पहनते हुए मिलेंगे आपको। मैदानों में भी अच्छी खासी सर्दी पड़ती है, तो मैदानी लोगों का में भी अच्छे खासे कपड़े पहनते हुए मिलेंगे। वहीं अगर हम समुद्र तटीय लोगों की बात करें, समुद्र तट पर सर्दी नहीं पड़ती है, समुद्र तट के लोग जो है वहाँ पर अपने पास ऊनी कपड़े नहीं रखते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पहाड़ी वाले जो लोग होते हैं वहाँ पर उनके मुख्य आहार में मछली वगैरह शामिल नहीं होता है, ठीक है, जबकि समुद्र तट पर रहने वाले लोग जो हैं उनके मुख्य आहार में क्या है, मछली वगैरह शामिल होता है। तो ये आप देखेंगे इनके खान पान में भी विविधता मिलेगी इस तरह से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो विभिन्न भौगोलिक स्थितियाँ हैं, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं पर समुद्र तट है, कहीं की सम जलवायु है, कहीं की विषम जलवायु है, तो ये भी हमारी कहीं ना कहीं विविधता को और बढ़ा रही हैं और संपोषित कर रही हैं। तो यहाँ पर आपके ए सी डी ऑप्शन सही हैं, केवल बी वाला ऑप्शन गलत है। तो आंसर होगा यहाँ पर बी, क्योंकि यही पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3, भारत के शीत मरुस्थलीय प्रांत लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि भारत का जो शीत मरुस्थल है लद्दाख, इसके बारे में बताना है कि भाई ये कहां पर पड़ता है। पहला ऑप्शन आपका ये है कि लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पश्चिम में पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। दूसरा ऑप्शन है आपका, इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह वर्ष के काफी लंबे समय तक यहां पर बर्फ से ढका रहता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला ऑप्शन यहां पर है, यहां के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ठीक है, यहां पर ऐसे करके आपके जो है ये चार यहां पर ऑप्शन, 3 ऑप्शन सॉरी हो गए हैं। अगर हम बात करें लद्दाख की, थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं लद्दाख के बारे में। देखिए लद्दाख जम्मू कश्मीर के यहां पर आप देखेंगे पूर्व में बसा हुआ इलाका है। यानी लद्दाख जो है यहाँ पर लद्दाख वाला ये रीजन है तो जम्मू कश्मीर के पूर्व में पड़ता है। यानी ये हिस्से से ये पूर्व वाला हिस्सा है, यानी ये ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है, ऊपर नॉर्थ हो गया और नीचे साउथ हो गया। तो ये क्या है, पूर्व वाली तरफ में पड़ रहा है, इसके पूर्व में पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका पहला वाला ऑप्शन ये कह रहा है कि भाई लद्दाख जम्मू और कश्मीर के यहाँ पर पश्चिम में पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका सरासर गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पर कि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह वर्ष के काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। देखिए दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पे लोगों को बहुत कई दिनों तक वेट करना पड़ता है। बर्फ यानी गर्मी के दिनों में जब बर्फ पिघलती है तब इनकी पानी की जरूरतें यहाँ पे पूरी हो पाती हैं, यहाँ पर ये देखा जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपका ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब यहाँ बताया गया कि भाई यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर एक खास किस्म की बकरी है जिसका नाम है चंगथांगी। यानी चंगथांगी जो बकरी है ये चंगथांगी समुदाय का नाम भी है और चंगथांग यहाँ पर एक इलाका भी है। तो चंगथांग में जो बकरियां पाली जाती हैं उनका नाम ही, उस नस्ल का नाम ही यहाँ पर चंगथांगी रख दिया है, ठीक है। तो चंगथांगी बकरी से यहाँ पर ऊन निकाली जाती है और उस ऊन की मदद से यहाँ पर पश्मीना शॉल बुनी जाती है। उस ऊन की मदद से पश्मीना शॉल बुनी जाती है और पश्मीना शॉल के बारे में आपने देखा होगा नेट वगैरह पे आप पढ़ना, तो पश्मीना शॉल बहुत ज़्यादा फेमस है, खास करके इस रीजन में और जम्मू कश्मीर वाले रीजन में पश्मीना शॉल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। देश विदेश से आने वाले तमाम विदेशी सैलानी या फिर भारत में तमाम जगहों पर रहने वाले नागरिक वगैरह इस पश्मीना शॉल को ऑनलाइन मंगाते हैं या खरीदते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है ये वाली, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये हाथ से बुनी जाती है ये शॉल, पश्मीना शॉल, और ये यहाँ की विशेषता है। तो यहाँ पर ये बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे पहला वाला कथन तो गलत हो गया, यहाँ पर दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, तो आंसर होगा सी, केवल 2 और 3। थोड़ा सा लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। देखिए लद्दाख आपको पता होगा, लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और ये अगर हम इसकी स्थिति देखें तो इसके उत्तर में कराकोरम पर्वत है, यानी इसके उत्तर वाले इस रेंज में यहाँ पे कराकोरम पर्वत पड़ रहा है। नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर इसका जो है हिमालयन रेंज है, यानी इसके नीचे वाले हिस्से में क्या है, हिमालयन रेंज आ रही है। तो इसके बीच में पड़ता है इलाका। अगर हम यहाँ पर देखें कि केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है, इसमें आपका रीजन जो है काफी सारा रीजन आता था। इसमें आपका जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन था वो भी कभी इसका पार्ट हुआ करता था, इस पर अभी पाकिस्तान वालों ने अनाधिकृत रूप से कब्जा जमा लिया है। अक्साई चीन वाला जो पार्ट, यानी चाइना ने जो पार्ट हत्या लिया है, वो भी पार्ट कभी इसी में ही शामिल था लद्दाख वाले रीजन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी इसमें लद्दाख के अंतर्गत पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान, चीन अधिकृत अक्साई चीन और सक्सगम जो घाटी है ये भी इसमें आता है। लेकिन वर्तमान में आप देख रहे होंगे केवल यही हिस्सा लद्दाख का है क्योंकि इन सब पर कब्जा है, ये बात आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख रीजन में यहाँ पर आप देखेंगे इसमें केवल 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। यहाँ पर ये 2 जिले यहाँ पर हैं लद्दाख वाले रीजन में। लद्दाख की जो सीमाएं हैं, लद्दाख की सीमाओं की अगर हम बात करें तो पूर्व में इसकी सीमाएं, यानी इस साइड में इसकी सीमाएं जो है तिब्बत से,
दक्षिण में इसकी सीमाएं जो है लाहौल स्पीति वाली घाटी या लाहौल स्पीति से, ये वाली सीमाएं लाहौल स्पीति से मिल रही हैं। और पश्चिम में इसकी सीमाएं जो मिल रही हैं जम्मू कश्मीर रीजन से मिल रही हैं, यानी कि ये पश्चिम वाला रीजन है, ये वेस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से मिल रही हैं। और इसके सुदूर उत्तर में यानी जम्मू कश्मीर बाल्टिस्तान से मिल रही है पश्चिम वाली, सुदूर उत्तर में इसका कराकोरम दर्रा पड़ रहा है। और जिनजियांग के ट्रांस कोलोनियल क्षेत्र से आगे मिल रही है, यानी कि जिनजियांग ट्रांस कोलोनियल क्षेत्र है, इससे यहाँ पर मिल रही है सीमाएं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर घाटी में आप देखेंगे वन वगैरह बहुत कम पाए जाते हैं, ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कुछ जगहों पर सरपत बिल्लो जो पेड़ होता है, इस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हुए आपके जो बैट होते हैं, बल्ले जो होते हैं, यानी गेंद बल्ला जो खेलते हैं हम, क्रिकेट खेलते हैं, उसके बल्ले बनाए जाते हैं सरपत बिल्लो की लकड़ी से। पॉपुलर के पेड़ बनते यहाँ पर पाए जाते हैं कुछ कुछ। इसके अलावा यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर आपका देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर मौजूद है, जिसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और खास करके हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता ये है कि ये हिम तेंदुए के लिए रिजर्व है। किसके लिए? यहाँ पर इसमें हिम तेंदुआ पाया जाता है, यानी बर्फ में रहने वाला तेंदुआ जो है वो यहाँ पर पाया जाता है, वो इसकी विशेषता है। दूसरी बात यह है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यही है, यानी वर्तमान में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान आपके जितने भी हैं उनमें सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो कि आपके लद्दाख वाले रीजन में पाया जाता है। तो ये लद्दाख से जुड़े हुए कुछ तथ्य थे, वो आपने यहाँ पर देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लद्दाख के व्यापारिक और धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी कि यहां पर हम धार्मिक और जो इतिहास है इनके बारे में बताएंगे, धार्मिक और व्यापारिक इसका जो इतिहास रहा है लद्दाख का, तो इनके बारे में बताएंगे कि कौन सा कथन यहां पर गलत है। ठीक है, पहला है यहां पर कि यहां पर कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले तिब्बत पहुंचते थे। आगे बढ़ते हैं, लद्दाख के रास्ते ही जैन धर्म तिब्बत पहुंचा। थर्ड ऑप्शन है आपका, 20वीं सदी की शुरुआत में यहां के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। चौथा ऑप्शन है आपका, तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। अब 1 बाय 1 बात करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है, यहां पर कि यहां पर कई घाटियां हैं और घाटियों में मौजूद दर्रे जो हैं वो हमें रास्ता प्रदान करते हैं, जिनके जरिए आपके मध्य एशिया के काफिले, यानी कि जो हमारा मध्य एशिया से व्यापार होता था और मध्य एशिया के काफिले होते हुए, यानी कि इस तरह से मैं दिखा दे रहा हूं मैप में, यानी मध्य एशिया के काफिले इस तरह से आते थे और यहां से एंटर करके इस तरह से ये चाइना की तरफ निकल जाते थे। ठीक है, समझ रहे हैं आप, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है इस इमेज के जरिए। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि मध्य एशिया के काफिले यहाँ पर तिब्बत पहुंचते थे इसके रास्ते, तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन यहां पर है सेकंड वाला कि लद्दाख के रास्ते ही जैन धर्म तिब्बत पहुंचा। यह ऑप्शन गलत है। लद्दाख के रास्ते जैन धर्म नहीं बल्कि आपका बौद्ध धर्म जो था वो तिब्बत पहुंचा था, यानी यहां पे जैन धर्म नहीं पहुंचा बल्कि बौद्ध धर्म जो था वो तिब्बत पहुंचा है। थर्ड ऑप्शन है आपका, 20वीं सदी की शुरुआत में यहां के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। देखिए अगर आप इस्लाम धर्म के उदय के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपको यह पता होगा कि इस्लाम धर्म का उदय जो है 7वीं सदी में हुआ है, 7वीं सदी के लगभग हुआ है इस्लाम का उदय। लेकिन यहाँ पे 20वीं सदी बताई है। 20वीं सदी का मतलब क्या है? ईसा मसीह की जो सदी स्टार्ट हुई उस सदी में हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इस्लाम का उदय लगभग 7वीं सदी में हुआ है, 20वीं सदी में नहीं हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है 7वीं सदी में हुआ है, तो हमारे यहाँ आने में भी टाइम लगा है इस्लाम को। तो यहाँ के लोगों का जो इस्लाम से परिचय हुआ है वो आज से लगभग 400 साल पहले परिचय हुआ है। आज से लगभग 400 साल पहले यहाँ के लोगों का इस्लाम से परिचय हुआ है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे अब अच्छी खासी संख्या मुसलमान भी रह रहे हैं, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन है कि तिब्बत का ग्रंथ यहाँ पर केसर सागा जो है वो लद्दाख में काफी प्रचलित है। देखिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है कि तिब्बत का ग्रंथ यहाँ पर केसर सागा काफी फेमस है, जिसे यहाँ पर हिंदू और यहाँ पर रहने वाले जो बौद्ध कम्युनिटी के लोग हैं इसे लोकगीत के रूप में इसके गानों को गाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग गाने वगैरह इसके गाते हैं और यहाँ के लोग जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लद्दाख वाले रीजन को मिनी तिब्बत भी कहा जाता है, छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। इस रीजन को क्या है, मिनी तिब्बत या छोटा तिब्बत की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर इनके कल्चर या रीति रिवाज जो है तिब्बत के लोगों से मिलते जुलते हैं, तो इसे छोटा तिब्बत भी बोला जाता है। ये भी बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूछा यह गया कौन से कथन असत्य हैं, गलत कथन कौन से हैं, तो दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन होगा आपका सी, यानी केवल 2 और 3 कथन असत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका अगली जो बात आपकी कही गई है, भारत के मसाला उद्यान के रूप में प्रसिद्ध केरल राज्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यानी आपके भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है केरल को, ये बात आपको पता है, प्राचीन समय से ही भारत को जो है यहाँ पर मसाले के लिए केरल प्रसिद्ध रहा है। तो इसके बारे में बात की गई है यहाँ पर।
पहली बात यहां पे कही गई है कि केरल भारत के दक्षिण पूर्वी कोने में बसा हुआ राज्य है। दूसरी बात यहां पे बताई गई है सेकंड पॉइंट में कि यह एक तरफ से समुद्र से, दूसरी तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। थर्ड ऑप्शन बताया गया है यहां पर, यहां की विंध्याचल पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। तो पहले थोड़ा केरल की लोकेशन देख लेते हैं। पहले पॉइंट में, पहले पॉइंट आपका ये कह रहा है केरल भारत के दक्षिण पूर्वी कोने में बसा हुआ है। ये रहा आपका मैप। अगर हम भारत के दक्षिण में जाएं, यानी ये भारत के दक्षिण में हम आ गए, यानी साउथ में हम आ गए यहां पर। अब दक्षिण पूर्व का मतलब होता है कि इस साइड में, यानी ये आपका पूर्व वाला रीजन है, ईस्ट वाला रीजन है, तो दक्षिण पूर्व का मतलब हो गया कि इस साइड में, और दक्षिण पश्चिम का मतलब हो गया इस साइड में। ठीक है, तो आप यहाँ पे केरल की लोकेशन आप देख पा रहे हैं, ये केरल है आपका। ठीक है, तो आप ये पा रहे हैं केरल दक्षिण पूर्व में नहीं बसा हुआ है बल्कि दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ राज्य है। तो यानी कि यहां पर पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा कि केरल भारत के दक्षिण पूर्वी कोने में नहीं है बल्कि दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। सेकंड ऑप्शन आपका यहां पर क्या कह रहा है कि यहां पर यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से यहां पर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये बिल्कुल सही बात है। यहां पर इसके साइड में आप देखेंगे अरेबियन सी आ रहा है यहां पर। ठीक है, यानी अरब सागर है और नीचे इंडियन ओशियन यहां पर आ रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ यहां पे पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो यहां पर एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो यहां पे सेकंड ऑप्शन यहां पर सही है। थर्ड ऑप्शन यहां पर बताया गया है, यहां पर थर्ड ऑप्शन आप देखेंगे, यहां की विंध्याचल पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। देखिए, ये थर्ड ऑप्शन यहां पर गलत है। यहाँ विंध्याचल पहाड़ियाँ यहाँ नहीं पाई जाती हैं। विंध्याचल पहाड़ियाँ जो हैं आपके विभाजक का काम करती हैं, यानी विंध्याचल पहाड़ियाँ आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं और ऐसे करके उत्तर भारत और दक्षिण भारत के विभाजक के रूप में जानी जाती हैं विंध्याचल पहाड़ियाँ। यहाँ पर नीलगिरी हिल्स का कुछ हिस्सा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ की विंध्याचल पहाड़ियाँ यहाँ पर नहीं है बल्कि ये मध्य भारत में पाई जाती हैं, एमपी वाले रीजन में पाई जाती है, ना कि यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ की नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास क्या है, काली मिर्च, लौंग, इलायची ये सब उगाए जाते हैं। तो यहां पर पूछा यह गया है कौन सा कथन सत्य है, यानी सही कौन सा है ऑप्शन। तो यहां पर केवल सेकंड वाला कथन यहां पर सही है। ठीक है, थोड़ा सा केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल कब बना है, स्थापना कब हुई है। स्थापना केरल की हुई है 1 नवंबर 1956 को। राजधानी इसकी जो है तिरुवनंतपुरम है। केरल में 14 जिले हैं। केरल की पंचलाइन ये है कि ईश्वर का घर, केरल को अक्सर जो है ईश्वर का घर की संज्ञा दी जाती है, वहां के लोग ईश्वर का घर से मानते हैं। यहां पर कुछ नदियां भी हैं जैसे पेरियार, मड़मला, अच्चन कोविल, मीनकचिल, ये नदियां हैं यहाँ की। झील भी हैं यहाँ पर जैसे बेम्बानाड झील है, अष्टमुदी झील है, ये सब झीलें हैं। इसके अलावा त्यौहार यहाँ पर ओणम यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है, राजकीय त्यौहार है और ये फसल कटाई के समय पर ही मनाया जाता है। लोक नृत्य में यहाँ का लोक नृत्य कथकली है। इन सबके अलावा यहाँ पर अनायमुडी शिखर केरल का सबसे ऊंचा शिखर है और ये केरल के इदुक्की जिले में पड़ता है। ठीक है, ये इरक्की जिले में आपका यहाँ पर इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, और ये आपका जो अनायमुडी शिखर है ये दक्षिण भारत का ही नहीं है बल्कि पश्चिमी घाट, यहाँ पे वेस्टर्न घाट यानी सह्याद्री जिसे हम बोलते हैं, सह्याद्री का पार्ट है केरल, तो सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, अनायमुदी, जो कि आपके केरल के इदुक्की जिले में पड़ती है और केरल की सबसे ऊंची चोटी फिर यही बोली जाएगी। ठीक है, तो ये केरल के बारे में बातें हो गई। अब अगला आपका प्रश्न है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां है। यहाँ पर पूछा गया है कि केरल के व्यापारिक और धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन कौन सा है, यानी यहाँ के धार्मिक इतिहास के बारे में और व्यापारिक इतिहास के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया है यहाँ पर। पहला यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है कि सबसे पहले अरबी और फारसी व्यापारी केरल आए। बी ऑप्शन कह रहा है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस 2000 साल पहले यहां आए। थर्ड ऑप्शन आपका यहां पर कह रहा है कि इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में यहां के मुसलमानों के जीवन का विवरण लिखा है। चौथा ऑप्शन यहां कह रहा है कि वास्को डी गामा जब यहां पहुंचा तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। अंतिम ऑप्शन ये कह रहा है कि चीन के व्यापारी भी केरल आए हैं और इसलिए यहां पर बहुत सी वस्तुओं के नाम जो है उनके प्रारंभ में चीना शब्द लगा मिल जाएगा हमें। यहां पर 5 ऑप्शन हो गए आपके। तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। देखिए यहां पर अगर हम देखें केरल का इतिहास उठा के देखें तो सबसे पहले यहां पे अरबी और फारसी व्यापारी नहीं आए हैं बल्कि अरबी और यहूदी, जैविस जिन्हें हम बोलते हैं, तो अरबी और यहूदी व्यापारी यहां पर केरल में आए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहां पर यह कह रहा है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस 2000 साल पहले यहां आए। ये बिल्कुल सही है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस 2000 साल पहले यहां आए हैं
और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय संत थॉमस को ही जाता है। ये भी बात जान लीजिए, भारत में ईसाई धर्म लाने का जो श्रेय है इन्हें ही संत थॉमस को ही जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इब्न बतूता जो है एक मोरक्को का यात्री था, यानी कि आप नॉर्थ अफ्रीका का एक देश था मोरक्को, तो मोरक्को का ये यात्री था, घुमक्कड़ी यात्री था। इब्न बतूता नाम इसका है। पूछा जाता है कि मोरक्को कौन से देश से आया था। इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था, उल्टा बोल गया मैं। इब्न बतूता जो था मोरक्को से आया था। तो इसने यहाँ पर बताया है कि वहाँ पर उस समय जब घूम रहा था तो यहाँ तमाम मुसलमान भी हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा समृद्ध बस्तियाँ भी हैं, अच्छी खासी स्थिति में भी है, ऐसे करके इसने विवरण लिखा है इनके बारे में। तो थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन है वास्को डी गामा के बारे में। देखिए वास्को डी गामा जब यहाँ पर पहुंचा है तो इसने जो है, जब ये पहुंच गया है तो पुर्तगालियों ने इसके जरिए यूरोप से लेकर भारत तक का समुद्री रास्ता भी जाना है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ई वाला ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे कि चीन के व्यापारी भी यहाँ पर आए हैं, इस वजह से बहुत सी चीज़ों के नाम यहाँ पर उनके आगे चीना लगा हुआ है। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जैसे मछली पकड़ने का जाल है, उसके आगे चीना वाला लगा हुआ है, चीना वाला बोला जाता है, चीना वाला, ठीक है। चीना वाला करके उसे बोलते हैं मछली के जाल को, क्योंकि वो चीन से टेक्निक आई है, ऐसे हम मानते हैं यहाँ के लोग। कुछ यहाँ पर बर्तन भी हैं जिनके आगे चीना चट्टा लगा है, यानी सेम वैसे ही बर्तन चीन में भी पाए जाते हैं, तो उनके आगे चीना चट्टा लगा है। तो ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ पर चीनी व्यापारी या चीनी लोग आए थे, इस वजह से मिलती जुलती क्रॉकरी वगैरह या फिर मिलते जुलते मछली पकड़ने के जाल जो वगैरह हैं या उनके नाम के आगे चीना लगा होना एक महज संयोग नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर प्रैक्टिकल में आए हैं यहाँ पर लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन 5 ऑप्शनों में केवल आपका ए वाला कथन गलत है, बाद बाकी सब कथन चारों सही हैं। तो ऑप्शन आपका ए वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आज आपका, प्रश्न नंबर 7 है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ तथ्यों को बाहर से ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पर आपके केवल राष्ट्रीय गान के बारे में लिखा हुआ था, केवल बाद बाकी चीज़ें नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा और ऐड कर दें, थोड़ा और अच्छा बन जाएगा प्रश्न यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगान मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकेंड है। यहाँ पर मैं टिक लगा गया ये, ठीक है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में इसे गाया गया था। चौथा ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर संविधान सभा ने हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के रूप में इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया। देखिए पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, भारत का राष्ट्रगान यानी मूलतः बंगाली में लिखा गया था और आपके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है। एक तो ये आपका राष्ट्रगान है ही जनगण मन, तो आपके भारत का है। इसके अलावा आमार सोनार बांग्ला करके जो इनका गीत था, उस आमार सोनार बांग्ला को जो है बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगान बनाया है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इनका राष्ट्रगान 2 देशों में प्रचलित है, आमार सोनार बांग्ला करके है। तो ये इनका जो गीत है ये आज की डेट में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, ठीक है। तो ये 2 देशों के राष्ट्रगान लिखने वाले व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये बात इनके बारे में जान लीजिए। हमारे राष्ट्रगान की अगर अवधि देखें, संपूर्ण अवधि देखें, तो ये 52 सेकंड में गाया जाता है, यानी 52 सेकंड लगते हैं इसे। सबसे पहले हमारे राष्ट्रगान का जो गायन किया गया था वो गायन आपका 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में नहीं बल्कि कलकत्ता अधिवेशन में, यानी कि जो आपका कैलकाटा अधिवेशन जो हुआ था उसमें ये गाया गया था। ये ध्यान रखना, ये कैलकाटा अधिवेशन में ये वाला राष्ट्रगान गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को पहली बार। तो तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही है, संविधान सभा ने जो है हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के रूप में से जो है 24 जनवरी 1950 को यहाँ पर अपनाया है। यहाँ पर अब देखें हम, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपके पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, तो ऑप्शन होगा सी, केवल 1, 2 और 4। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पहुंच गए हम अगले चैप्टर में, ठीक है, यानी विविधता एवं भेदभाव में पहुंच गए, चैप्टर नंबर 2 में पहुंच गए। प्रश्न नंबर 8 है आज आपका। यहाँ पर बताया गया है भाई भारत में धार्मिक विविधता के संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर ये है कि संसार में 8 मुख्य धर्म हैं और भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी रहते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर ये कह रहा है यहाँ पर कि भाई भारत में हिंदू धर्म को मानने वालों की बड़ी संख्या है, सर्वाधिक संख्या है, यानी सबसे ज्यादा मानने वाले हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका ये कह रहा है कि सिख धर्म भारत का दूसरा बड़ा धार्मिक समुदाय है। तो देखिए पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, संसार में आपके 8 मुख्य धर्म हैं और भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर 8 धर्मों के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट में लिखकर बताना है। ये मैं प्रश्न आप पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। जिस भी अभ्यर्थी का
आंसर सही होगा उसको मैं ऊपर वहां पे कर दूंगा, ठीक है, यानी उसको टॉप पे पहुंचा दूंगा वहां पर, जिसकी वजह से सब लोग भी उसे आंसर को देख लेना, ठीक है, यानी उस ऑप्शन को यहाँ पे पिन कर दूंगा मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है, यानी लगभग आपके, इसका एक्यूरेट आंकड़ा मैं यहाँ पर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी जो आंकड़े हैं सन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हैं, और अभी आपकी सन 2021 वाले सेंसस के आंकड़े आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो अब इसी बात पर क्लैश होगा। यानी मान लीजिए अभी मैं एक्यूरेट आंकड़े बता दूं 2011 के अकॉर्डिंग, और कोई व्यक्ति 2022 में ये वीडियो देख रहा हो, तब उसके साथ दिक्कत होगी, तो वो कहेगा सर आपने तो गलत पढ़ा दिया। गलत नहीं पढ़ाया मैंने, यहाँ पर मैं बता देता हूँ केवल कि अभी हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ सिख धर्म भारत का दूसरा बड़ा धर्म नहीं है, बल्कि आप अगर उठा के देखेंगे तो मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम जिसे हम बोलते हैं वो भारत का दूसरा बड़ा धर्म है, ठीक है, इस्लाम आपका दूसरा बड़ा धर्म है भारत में। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन सही है, केवल 1 और 2 कथन सही है, तो आंसर है केवल 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है आज आपका। आमतौर पर लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। इस खास तरह की राय के पीछे प्रचलित धारणाओं के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यानी कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने से अलग दिखने वाले लोगों के प्रति एक खास तरह की राय अपनी क्रिएट कर लेते हैं। इस राय को क्रिएट करने में कुछ धारणाएं होती हैं उनकी, तो उनके बारे में यहाँ पे विचार करना है। पहली बात यहाँ बताई गई है कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। अगला ऑप्शन बताया गया है यहाँ पर, ज्यादातर पूर्वाग्रह की राय सकारात्मक होती है। थर्ड वाली में बात कही गई है कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। देखिए पहले ऑप्शन पे हम आते हैं। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, यानी किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में अपनी कोई पहले से राय बना लेते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति को हमने देखा, उसके बारे में राय बना ली, अरे भाई ये तो ऐसा ही है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, या फिर ये एकदम चोर टाइप लगता है, या फिर बिल्कुल पागल टाइप लगता है, तो ये पूर्वाग्रह है, एक पूर्वाग्रह है आप, ठीक है। उसके बारे में हमने कोई एक इमेज क्रिएट कर ली और अपने माइंड में बिठा ली, वो पूर्वाग्रह हो गया। अगली बात बताई गई कि ज्यादातर पूर्वाग्रह की राय सकारात्मक होती है। देखिए पूर्वाग्रह जो है किसी के बारे में, ये मोस्टली नेगेटिव बनाया जाता है, यानी ज्यादातर ये नेगेटिव फॉर्म में ही बनता है, पॉजिटिव में बहुत कम बनता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि आपके जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये बात बताते हैं, पूर्वाग्रह जो बनते हैं वो नेगेटिव में मोस्टली बनते हैं, सकारात्मक में नहीं बनते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन आपका ये कह रहा है कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर आपको नोटिस करना है, यहाँ पर एक चीज वो मैं बता दे रहा हूं। नोटिस क्या करना है, नोटिस ये करना है कि यहाँ पर पूर्वाग्रह किसी एक इंडिविजुअल के लिए बना रहे हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए बना रहे हैं, जबकि हम रूढ़िबद्ध धारणा जो है पूरे समाज के लिए बना रहे हैं, पूरे समुदाय के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, यानी पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा में अंतर यही है, रूढ़िबद्ध धारणा पूरे एक समाज के लिए बनाई जाती है, पूरे ग्रुप के लिए बनाई जाती है, और पूर्वाग्रह किसी एक इंडिविजुअल के लिए बना रहे हैं हम। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने शब्दों का ही जो अंतर है वो बता दिया है आपको हाईलाइट करके, ठीक है। तो यहां पर पूछा यह गया है कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है, तो यहां पे सेकंड वाला ऑप्शन गलत है, तो आंसर होगा आपका बी, केवल सेकंड ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 10 है आज आपका। यहां पर आगे बढ़ते हैं। यहां पर बताया गया है कि समाज में भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। भारत में भी हाशिए पर रहे कुछ समुदायों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाशिए का मतलब जानते हैं आप, जो समुदाय समाज की मुख्य धारा में न रहकर बिल्कुल साइड में धकेल दिए गए हों, उन्हें बिल्कुल समाज में मुख्य धारा में लाने का प्रयास ही नहीं किया गया हो, उन्हें हाशिए के समूह कहा जाता है। तो ऐसा ही एक समूह हमारे यहाँ जो है अछूत समूह कहा जाता है, अछूत समूह, यानी जिसे अनटचेबल हम कहते हैं। और अनटचेबल समूह जो है वो अपने लिए बताया गया है कि वो दलित शब्द कहलाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और दलित शब्द क्या है, दलित शब्द को नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, दबाकर रखा गया, यानी कुचला गया। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दबाकर रखा गया यानी कि कुचला गया, ठीक है। भारत में मौजूद जनजातीय लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यानी कि अब जनजातीय लोगों के बारे में बताया गया कि भारत में जो मौजूद जनजातीय लोग हैं इन्हें विविधता और समानता पर आधारित दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट यहां बताया गया है कि सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है। देखिए
यहाँ पे 1 by 1 ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत, सही है, सॉरी गलत नहीं है, सही है। हमारे समाज में जो अछूत वर्ग था, अनटचेबल जैसे हम बोलते थे कभी, ठीक है, यानी अछूत का मतलब क्या था कि जो आज से आज़ादी से पहले इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। इन लोगों को जो है लोग इनसे जो है अपने इनसे छूने मात से अपने आप को अपवित्र बता देते थे और इनको ऐसे करके साइड में धकेल दिया जाता था, हाशिए पर धकेल दिया गया। खास करके इनकी बस्तियां वगैरह भी आपको पता होगा नगरों से बाहर होती थी, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है आज़ादी के बाद इन्होंने एक शब्द रखा अपने लिए, दलित शब्द, ठीक है। दलित का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि दबाकर रखा गया, कुचला रखा गया, यानी अछूत वर्ग ने अपने लिए क्या शब्द यूज किया, दलित शब्द यूज किया। तो आप देखेंगे हमारे संविधान में भी अनटचेबिलिटी का एंड किया गया है और ये अनटचेबिलिटी का एंड करने का श्रेय जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाता है। यहाँ पर आपका आर्टिकल 17 इसी तरह का प्रावधान करता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी करता है तो उसके लिए कानूनी सजा उसे दी जाएगी, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है जनजातीय लोगों के बारे में। देखिए जनजातियां अक्सर आपकी जो है वनों में रही हैं, वनों में रहने की वजह से इनकी जो है कल्चर अलग है, संस्कृति अलग है, इनकी रीति रिवाज इनके अलग हैं, यानी समाज की मुख्य धारा से ये भी जुड़े हुए नहीं रहे हैं। तो इनके ये दिखने में भी अलग हैं, बिल्कुल पूरा प्रकृति के प्रेमी रहे हैं और प्रकृति की गोद में ही इनका लालन पालन हुआ है। तो इस वजह से ये समाज से कहीं ना कहीं हटकर रहे हैं लोग। तो इस वजह से क्या है, तमाम लोग इनके रीति रिवाजों को बहुत ज़्यादा निम्न किस्म का समझते हैं, तमाम लोग ये समझते हैं ये असभ्य हैं, जंगली टाइप के हैं, इस तरह का मानते हैं। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि जनजाति जो लोग हैं इनको विविधता और असमानता पर आधारित दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। देखिए विविधता तो है, जनजातीयता के जो लोग रह रहे हैं जंगलों में, जो भी ट्राइब्स रह रही हैं उनके अंदर डाइवर्सिटी तो है, विविधता तो है। असमानता ये है क्योंकि अब जंगलों पर अधिकार इनका है, जनजाति लोगों का है। अब क्योंकि जंगलों पर सरकार का नियंत्रण होता जा रहा है, जंगलों पर जो प्राइवेट जो टेंडर वाले हैं उनका नियंत्रण होता जा रहा है, प्राइवेट ठेकेदारों का नियंत्रण होता जा रहा है। तो ऐसे में इनका जो प्राकृतिक आवास था वो कहीं ना कहीं छिन गया है। तो यानी कह सकते हैं कि इनके हाथ से जो संसाधन इन्हें मिले हुए थे, प्रकृति ने संसाधन इन्हें दिए थे, वो संसाधन इनके हाथ से निकल रहे हैं। तो इस वजह से एक तो विविधता का भेदभाव झेलना पड़ रहा है, दूसरी बात असमानता, दोनों तरह के भेदभाव का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ सही है। थर्ड ऑप्शन कहता है कि सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में रखती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। सरकार दलित लोगों को नहीं बल्कि जो जनजाति लोगों को अनुसूचित जनजाति में रखती है, जिसको हम कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, ST बोलते हैं इन्हें हम। वहीं आपके अनुसूचित जाति को हम SC बोलते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट। इसमें आपके जो है दलित वर्ग को रखा जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसमें आपके दलित वर्ग को SC में रखा जाता है और ST में आपके जनजाति वर्ग को रखा जाता है, ट्राइब को रखा जाता है। यहां पर बताना यही है कौन सा कथन गलत है, असत्य कौन सा है। तो यहां पर तीसरा वाला कथन असत्य है, तो आंसर होगा आपका C, केवल थर्ड। आगे बढ़ते हैं हम यहां पर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है आज आपका। भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में प्रख्यात डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनका जन्म और मृत्यु के बारे में बताया गया 1891 से लेकर 1956। इनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में भी यहाँ पर किताब में आपके ज़्यादा जिक्र नहीं था, अल्प जिक्र ही था, इनकी कहानी दी हुई थी। इनके बारे में मुझे तथ्य जो है बाहर से उठाने पड़े हैं, ये बात आप जान लीजिए। तो यहाँ पे बताया गया इनके बारे में, बात करते हैं इनके बारे में, इनके कथनों के बारे में, कि इनका जन्म भील जाति में हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। सेकंड ऑप्शन है कालाराम मंदिर सत्याग्रह 2 मार्च 1930 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा अछूतों के मंदिर प्रवेश के लिए चलाया गया आंदोलन था। थर्ड ऑप्शन आपका ये है बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 3,80,000 साथियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। देखिए पहला ऑप्शन आपका जो है यहां पर गलत है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म यहां पर भील जाति में नहीं हुआ है बल्कि महार जाति में हुआ है। ठीक है, इनका जन्म महार जाति में हुआ है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बात करते हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन की। देखिए मंदिर सत्याग्रह का जिक्र आपका जो है आपके चैप्टर में भी आया है, लेकिन वहां भी चैप्टर में आपकी डेट लिखी हुई नहीं थी, यहां पर मैंने डेट को ऐड कर दी है। तो मंदिर सत्याग्रह जो हुआ था, कालाराम मंदिर सत्याग्रह, ये नासिक में हुआ था और यहाँ पर लगभग इनके 15,000 के करीब यहाँ पर साथी थे और इन्होंने लगभग लंबा संघर्ष किया था, लगभग 10 महीने का करीब संघर्ष किया था, लेकिन इन्हें प्रवेश नहीं मिल पाया था मंदिर में। तो ये इस वजह से कालाराम मंदिर सत्याग्रह के नाम से या मंदिर सत्याग्रह के नाम से ये फेमस है और ये इस तारीख से चलाया गया था 2 मार्च 1930 से। नेतृत्व करने वाले व्यक्ति यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर थे यहाँ पर, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे चल के बाबा साहेब अम्बेडकर ने यहाँ पर 14 अक्टूबर 1956 को, देखिए यहाँ पर जो साथियों की संख्या जो है यहाँ पर ये एक्यूरेट नहीं है। जैसे यहाँ पर कहीं कहीं किसी बुक में 3.5 लाख दिखा दिए गए, 3.5 लाख दिखा दिए गए हैं, कहीं 4 लाख दिखा दिए गए हैं, कहीं 3,80,000 दिखा दिए गए हैं। तो आप लोग इस बात को कंफ्यूज मत होना, ये एक्यूरेट संख्या नहीं है, एक अनुमानित है। यानी ये तो पता है कि लगभग इतनी संख्या में लोग थे वहां पर,
ठीक है, लेकिन कितने थे ये एक्यूरेट नहीं है, ऊपर नीचे आंकड़ा है। तो आप इस बात को लेकर वहां पे टारगेट मुझे मत करना कमेंट में कि सर ये गलत लग रहा है आंकड़ा, या हमने फलानी किताब में 4 लाख का आंकड़ा देखा है। ये बात का आप कमेंट मत करना, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। मेरे पास भी जो किताब है उनमें किसी में एक जैसा नहीं है, कहीं 3.5 लाख, कहीं 4 लाख लिखा है, कहीं 3,80,000 लिखा है। ठीक है, तो मैंने 3,80,000 वाला ले लिया है यहाँ पर। तो ऐसे करके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपना धर्म बदला था, यानी हिंदू से ये बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था। तो यहां पर आप देखेंगे बताया गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। यहां पर आपके दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, तो आंसर होगा आपका बी, केवल 2 और 3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए एक बात और मैं आपसे कहूं, आप लोग NCERT पॉलिटी के जितने अच्छे नोट्स बना लेंगे उतने ही अच्छे आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी दोनों लेक्चर कवर करवा दिए हैं, इनके शॉर्ट नोट्स के लेक्चर मैंने कवर करवा दिए हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा आई बटन पर भी यहाँ पर मैं शो करवा दूंगा लिंक उनका, तो आप लोग उस लिंक पर जाकर इन दोनों चैप्टरों की आप पूरी समरी वाली जो वीडियो है, शॉर्ट नोट्स और समरी वाली वीडियो है, वो पूरी वीडियो आप देख लें। इन सब के अलावा हमारा एक नया चैनल है, यानी रूरल एकेडमी के नाम से नया चैनल है। अब यहाँ पर हमारी जो है डेली जीके स्टार्ट होने वाली है, यानी जो मॉर्निंग में आया करेगी। यहाँ पे 10 प्रश्नों की एक श्रृंखला होगी और ये 10 प्रश्न आपके किसी ना किसी एग्जाम से आए हुए रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग रूरल एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। देखिए मैंने यूपीएससी की गरिमा रखते हुए यहाँ पर जो वीडियो है वो वन लाइनर नहीं बनाया है, बल्कि यूपीएससी फॉर्मेट में ही क्वेश्चन तैयार किए हैं। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में जैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन ये भी हैं। तो आई होप आपको प्रश्न पसंद आए होंगे, ये श्रृंखला पसंद आएगी आपको। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ भी मिले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।